सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एक लगारी सब पे भारी में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे हफ्ते की जो अहम डेवलपमेंट्स हैं उनका हम अहाता करते हैं इस प्रोग्राम में और तबसरा उस पर लगारी साहब अपना देते हैं। उनकी राय बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए, लिहाजा उनसे हम जानते हैं कि उनका मौक़िफ़ क्या है। तो मामूल के मुताबिक प्रोग्राम में क्लिप्स शामिल करेंगे और उन क्लिप्स में जो गुफ्तगू होगी वो आप मुलाज़ा करेंगे। उसके बाद लगारी साहब अपनी राय देंगे। सबसे पहले अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो एक गर्मा गर्मी और एक सर्द जंग की सूरत हाल है, हुकूमत गिराने की बातें हो रही हैं और मुलाकातें अहम शुरू हो चुकी हैं, आपस में टेलीफोनिक रब्ते भी हो रहे हैं। लंदन में बैठे जो सियासतदान हैं वो भी पूरी तरह मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान में मौजूद जो उनके नुमाइंदे हैं वो भी इस वक्त काफ़ी मुतहर्रिक हैं। तो पहले आप क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए, उसके बाद लगारी साहब से जानते हैं कि हो क्या रहा है। जी जनाब, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। मौलाना साहब से कहा जा रहा है कि आप जनाब जो भी फ़ैसला करेंगे उसमें हम आपका साथ देंगे, कोई भी तहरीक चलाएंगे उसमें हम शामिल होंगे। लगारी साहब, ये हो क्या रहा है जो ये राब्ते शुरू हुए हैं? नून लीग का वफ्द मिलने गया MQM के वफ्द से, और क्या ये डिप्रेशन है और दूर दूर तक हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का कोई मोमेंटम बन नहीं पा रहा? तो कंपेटिटिवली आसान काम यही है कि जो इत्तेहादियाँ उनके दरमियान रिफ्ट पैदा करने की कोशिश की जाए। एक तो ये कि ये सियासी अमल है, सियासी अमल से तो हम ना इनकार कर सकते हैं ना उसके ऊपर कोई और बात हो सकती है। सियासी अमल में मुलाकातें होती हैं, मुज़ाकरात होते हैं, मीडिया टॉक्स होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और वही कुछ हुआ है। जहाँ तक है कि हालात का, तो हालात की जो अनसर्टिनिटी है वो हमेशा मौजूद रहती है। हमारे यहाँ कोई भी हुकूमत हो तो हम लोग बैठ कर डेट्स देना शुरू कर देते हैं। अच्छा फ़लाँ तारीख को ये हो जाएगा, फ़लाँ तारीख को ये हो जाएगा, बस बजट आए तो फिर ये हो जाएगा, बजट के बाद ये हो जाएगा, ये सारा कुछ होता रहता है। लेकिन इस हुकूमत को अगले 2 महीने में सीरियस चैलेंजेस दरपेश हैं। अप्रैल और मई जो हैं, मौजूदा मार्च तो ये ठीक तरीके से गुजर जाएगा, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अप्रैल और मई में सियासी महाज पर या फिर दूसरे मामलात, मुआशी तौर पर और ये महंगाई का जो शोर है उस पर आप कह रहे हैं कि चैलेंजेस दरपेश? नहीं, और बहुत से मामलात हैं जिनकी पर्दादारी हो रही है। अच्छा, तो वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। मसला ये है कि हमारे यहाँ लोग अपनी विकेट पर नहीं खेलते हैं, बाहर की विकेट जो होती है उसको बड़ा अच्छे तरीके से खेलते हैं, बाहर जाकर अपनी कारकर्दगी भी दिखाते हैं। आजकल वो हो रहा है, ECL हो रहा है, तो शायद उस वजह से लोगों को होम प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो असल में तब्दीली के इशारे बाहर से होते हैं, फिर लोग अपना काम शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगले 2 महीनों को हमें ज़्यादा अहम समझना चाहिए। हुकूमत अपने मामले में किस हद तक स्टैंड लेती है और अपोजिशन कितना आगे बढ़ती है। ये जो पिछले 2-3 इवेंट्स हो चुके हैं उनमें दोनों बराबर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के धरने में और मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च में ऐसा नहीं है कि हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं हुआ या हुकूमत बच गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान नाकाम हो गए, लेकिन एक मोमेंटम बना है। तो ये मोमेंटम ठीक है बना है। मौलाना साहब जिन वादों की बात कर रहे हैं कि भाई वो शराइत जो हैं वो सामने लाई जाएं, वो वादे जो कि किए गए थे वो सामने लाए जाएं और काफ लीग के अलावा किसी और की बात मानकर धरना ख़त्म किया था, किसकी बात मानी थी? और वो जिन शराइत की बात कर रहे हैं वो कौन सी शराइत है? ये तो मौलाना साहब खुद ही बेहतर तौर पर बता सकेंगे। लेकिन मौलाना साहब को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई यकीन दहानी कराई गई थी। आग कदम बढ़ाओ मौलाना फजलुर रहमान साहब, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस तरह उन्होंने कदम बढ़ाए थे। पीपल्स पार्टी की जहाँ तक हिमायत की बात है तो वो हिमायत तो मौलाना से मेरी एक मुलाकात हुई थी, तो उसमें तो हिमायत का एक पैगाम भी पहुंचाया गया था, वहाँ मौजूद था मैं, और एक पैगाम वहाँ पर उनको दिया गया था कि साथ होंगे। और यहाँ कराची से तो साथ ही थे और बड़े खुश अखलाकी से यहाँ से रवाना किया गया था। और लाहौर में लीडरशिप नहीं आई थी, अब वो शायद उस पूरी सूरत हाल को याद कर रहे हैं। लेकिन मौलाना ऐसे ही नहीं निकले थे और अब भी मौलाना ऐसे ही नहीं निकल रहे हैं।
सही। तो मौलाना हमेशा कोई ना कोई बड़ी इशारा बड़ी मिलता है चीज़ तो फिर ही होती निकलते है। हैं। मैं नहीं, ऐसा नहीं कहता, मैं खतरनाक लफ्ज़ है ये, बहुत खतरनाक बात है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, इशारे पर नहीं मौलाना करते, मौलाना की अंडरस्टैंडिंग होती है और बेहतर अंडरस्टैंडिंग करके फिर आते हैं। सही। लेकिन अभी ये जो मुलाकात हुई है MQM और वफ़द की, इसमें मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी, दिलचस्प बात ये कि शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि हम इसमें किसी इत्तेहादी से मिलने के लिए नहीं गए, बल्कि हम जमहूरियत के हमसफ़र से मिलने गए हैं। तो मुझे बड़ी हैरत है कि MQM को वो वक्त क्यों नहीं याद आया कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के वक्त इंटेंशनली इन लोगों को उन्होंने शामिल नहीं किया, और अब जब मसले में पड़े हैं तो फिर कहा जा रहा है कि भई अब इनकी ज़रूरत है तो इनको जाके मिलते हैं और जमहूरियत के लिए हम इनसे मिल रहे हैं। उस वक्त ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उस वक्त तो ये था कि जो MQM को साथ मिलाएगा उसका हम नहीं वो करेंगे। ये सूरत हाल तो हुई थी, और इस वजह से जो है वो ये शर्त तो इमरान खान साहब की भी थी कि MQM के साथ बात नहीं होगी, बाकी जमातों की भी थी, लेकिन MQM के साथ उन्होंने तो अलायंस किया। पीपल्स पार्टी ने भी किया, सही। पीपल्स पार्टी ने उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाई, और नून लीग ने इनको नज़रअंदाज किए रखा, PTI ने इनको फिर साथ मिला, अगरचे वो इलेक्शन का मैदान लूज़ कर चुके हैं, अगरचे उनके मेम्बरान की तादाद वो नहीं रही है, कराची के वो जो हैं चैम्पियन नहीं रहे हैं, चैम्पियन कराची का इस वक्त PTI है, PTI के पास है कराची का बेस। अब देखना ये है कि हुकूमत को बाकी रखने के लिए जो नंबर्स का मसला है, कहीं उस पर तो फ़र्क नहीं पड़ता है। सही। ये अगले 2 महीनों में चीज़ें ज़्यादा बात सही। चलें देखते हैं अगले 2 महीनों में क्या होने जा, ये ऊँट किस करवट बैठता है, किस तरह मामलात सुलझते हैं। एक और क्लिप आपको नाज़रीन दिखाते हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब ये बोल रहे हैं कि नैब के इदारे को जितना जल्दी ख़त्म कर दिया जाए उतना बेहतर होगा। तो ये जो नैब की साख पर बात होती है, इल्ज़ामात लगते हैं, वजाहतें आती हैं, इस मामले पर बात करते हैं, लेकिन पहले आप क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए। जी, गुफ्तगू आपने सुनी लगारी साहब, जब इक़्तिदार से निकल जाते हैं फिर ये कहते हैं कि बस हम ये करने वाले थे, तो बस उसके बाद जो है वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, और फिर हम जो है उससे उतरने पड़े, हमें रास्ते में जो है वो रास्ता छोड़ना पड़ा। अब हम दूसरे रास्ते पर, हमें दूसरा रास्ता दिखा दिया गया, फिर हमें जो है वो हमारे लीडर को जेल भेज दिया गया, फिर हमारी हुकूमत ख़त्म कर दी गई, फिर हमें जेल भेज दिया गया। तो हम तो बहुत, वो तो कह रहे हैं टैक्स लॉज को आप अप्लाई करें, पूरी पार्लियामेंट, पूरी काबीना खाली हो जाएगी। इमरान खान साहब बनीगाला में वहाँ रहते हैं, उन्होंने 1 रुपया का भी टैक्स नहीं दिया। तो ये है ना, ये तो एक आयरनी है, जिस मुसीबत से हम गिरफ्तार हैं। हुक्मरान तबका टैक्सेस नहीं देता है। बात 2 इकनॉमीज़ चलती हैं पाकिस्तान के अंदर। एक रेगुलर इकनॉमी होती है जो FBR जिसको कंट्रोल कर रहा होता है, जिसमें हमारी तनख्वाहें आराम से कट जाती हैं और जाकर उनके पास ख़जाने में जमा हो जाती हैं। एक और पैरेलल इकनॉमी चल रही होती है, वो चोरी की होती है, वो टैक्स फ्रॉड्स की होती है, वो मनशियात के फ़रोख्त की होती है। वो इकनॉमी जो है वो असला बिकता है उसकी होती है, लैंड ग्रेबिंग होती है उसकी इकनॉमी होती है। ये ज़ेर ज़मीन चल रही होती है, और वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ब्लैक जो इकनॉमी होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है आपकी रेगुलर और टैक्स इकनॉमी से। अगर यही चीज़ें तो हमने करनी थी, जो नहीं कर पाए, ना ये हुकूमतें कर पाई हैं, ना कोई और करना चाहता है। अभी सिर्फ खिलौने देकर लोगों को बहलाने के लिए कुछ ना कुछ होता है कि अच्छा इसको जेल भेज दो, इसको फलां जगह पर रख दो, अच्छा वापस ले आएंगे, लोग देखते रहें, अरे यार मेरा लीडर गिरफ्तार हो गया। ये सारी सूरत यार हुई। लेकिन लगारी साहब देखिए, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि भाई इसको पकड़ लो, इसको अंदर कर लो, तरीक़ाकार पे बात ज़रूर हो सकती है, लेकिन ये तो एग्जिस्टेंस को चैलेंज कर रहे हैं ना। पनामा का केस आपके सामने क्या जवाब दिया बड़े मियाँ साहब ने, और आपने सजा कैसे दे दी? सवाल ये है कि एक शख्स की मनी ट्रेल का मसला था, वो मनी ट्रेल तो नहीं आई। पनामा में मियाँ नवाज शरीफ का अपना नाम नहीं था, उनके बच्चों के नाम थे। हमने मियाँ नवाज शरीफ को पकड़ लिया, बच्चे आराम से ऐश कर रहे हैं। अच्छा, वो जो बेनिफिशरी थे, वो जो मालिक थे और जो कहते अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं, वो कहाँ, उनको किसी ने कहाँ हाथ लगाया? मियाँ नवाज शरीफ का नाम नहीं था, आपने उनको बुलाया, उनसे सवालात किए, उसके बाद आपने कहा कि तुम ना आए, लो चले गए। फिर आपने कहा एक GIT बनाते हैं। GIT के फरिश्तों ने भी तो नहीं किया था ना, ये जाकर साबित करते ये मनी ट्रेल है, यहाँ इतने पैसे चोरी हुए, टैक्स की मद में इतना मनशियात दिया गया, इतना जो है वो किकबैक्स लिए गए, इतनी सारे पैसे करके ये सारे का सारा उठाकर ये लेकर गए और इनने जाकर ये अपार्टमेंट, वो तो नहीं है ना, अब भी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हम किस बात पर कह रहे हैं कि जनाब हमने सब कुछ साबित कर दिया? भाई एक चीज़ थी ना, कोर्ट में जाकर ये पेश करते जनाब ये तो मनी ट्रेल। साहब फिर मुझे बताएं तहकीकात कैसे होंगी कि भी नहीं होंगी, या कि होने दी जाएंगी भी या नहीं होंगी? मतलब ये है कि आप करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं, जो करना चाहता है वो कर गुजरता है, कर लेता है। आपके पास विल नहीं है। जब आपके पास विल होती है तो फिर आप कोई भी, पाकिस्तान में ये मुमकिन लग रहा था आपको जब इस्लामाबाद के करीब पहुंच गए थे दहशतगर्द, आपने कहा था जब लड़ना है इनके साथ
फिर आज़म के साथ लड़े, सही, और फिर उसके बाद उनको शिकस्त हुई। दहशतगर्दी अमलन पाकिस्तान में शिकस्त खा चुकी है, करप्शन को शिकस्त नहीं हुई है, इसलिए कि करप्शन के खिलाफ इस तरह का सीरियस एफर्ट्स नहीं हो रही हैं। ये भी ऐसा ही मसला है, लेकिन चूंकि सिस्टम करप्ट है और सिस्टम से बेनिफिशियरी सारे के सारे करप्ट हैं, तो आपको कहाँ से कौन फ़ायदा देगा, किस तरफ से आपके पास फ़ायदा आएगा। फिर ये बनाया ना पाकिस्तान में स्टेट में कौन टैक्स देता है कौन टैक्स नहीं देता है, और ये इरेगुलर इकोनॉमी जो वो चल कैसे रही है, ब्लैक मनी की इकोनॉमी कैसे चल रही है, जो पूरे पाकिस्तान के वो जो है एक बिल्कुल नीचे एक और दरिया बह रहा है, उस दरिया के बारे में तो कोई नहीं जानता है। कुछ ख़ानदान हैं जो सिर्फ करप्शन की वजह से, जो सिर्फ स्मगलिंग की वजह से, जो कुछ मंशियात की वजह से वो लखपति करोड़पति अरबपति बने। अब ये जो सवालात आप उठा रहे हैं ना लगारी साहब, वक्त बहुत कम है, वक्त गुजरता जा रहा है, ये सारे सवालात अवाम के जहनों में, तो ये इक़्तिदार में बैठे लोगों को चाहिए कि इन सवालात के जवाब तैयार रखें, अवाम पूछेंगे। ये आपका टेन्योर ख़त्म होने के बाद ऐसे दोबारा वोट नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों को तब्दीली के नाम पर वोट मिला तो लोग पूछेंगे भी कि भाई बताएं, आपने रिफॉर्म्स का नारा लगाया था, कहाँ किए रिफॉर्म्स, कहाँ पकड़ा चोरों को, कहाँ है वो रिकवरी। खैर आगे बढ़ते हैं, एक बहुत संगीन मामला, तशवीशनाक सूरत हाल, लम्हा फ़िक्री है ये भी सिंध गवर्नमेंट के लिए कि कराची में कितना अफसोसनाक वाक़या पेश आया। गुलबहार में इमारत गिर गई, एक ही ख़ानदान के 9 अफराद जान से चले गए और कुल 17 अफराद जांबाक हुए इस अफसोसनाक वाक़े में। तो शहर कायद में जो इमारतें खड़ी हैं, गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, किसकी इमा पर हो रही हैं, कोई देखने वाला नहीं है। आखिर इसके पीछे वजूहात क्या हैं और कब इनको पकड़ा जाएगा जो मुतल्लिका इदारे हैं जो कि दिहाइयों से मौत का खेल खेल रहे हैं। क्लिप मुआयजा कीजिए, उसके बाद लगारी साहब से बात करते हैं सूरत हाल। लगारी साहब, सवाल वही है कि वो लोग जो कि मौत का खेल खेल रहे हैं, मुतल्लिका इदारे जो कि इतनी छोटी सी जगह पर, इतने छोटे से प्लॉट के ऊपर इतनी कसीरुल मंजिला इमारत बनाने की इजाज़त दे देते हैं और पैसे रिश्वत लेकर वो अपना पेट तो भर लेते हैं, लोगों की जानों से खेल रहे हैं। कौन इनके खिलाफ एक्शन लेगा? अब तो ये सारी चीज़ें खुल रही हैं, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है, तो वो लोग भी सामने आ रहे हैं जो इन बिल्डिंगों की तामीरात पर कमाते भी रहे हैं और चश्म पोशी भी करते रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अब हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आप जानते हैं इस्लामाबाद में, लाहौर में काफ़ी शदीद बारिश हुई है और खैबर पख्तूनख्वा में भी काफ़ी बारिश हुई है, वहाँ पर 17 अफराद जांबाक हो गए। मौसम काफ़ी ख़राब है। इस सारी सूरत हाल में मौसम की ख़राबी आड़े आई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची का दौरा करना था, यहाँ पर अहम मनसूबे जिनका इफ्तिताह करना था, ताजिर बरादरी से मुलाकात भी थी, लेकिन वो मनसूख हो गया दौरा। और वीडियो लिंक से इमरान खान लगारी साहब खिताब करेंगे और बहुत से तरक्याती मनसूबे हैं, तरक्याती पैकेज हैं जिनके तहत मुकम्मल मनसूबों का इफ्तिताह गवर्नर सिंध इस्माइल जो इमरान इस्माइल है उन्होंने करना था, लेकिन इमरान खान तो नहीं आ पा रहे हैं मौसम की ख़राबी के बाद। मौसम है, अब इसमें ना तो उनका कसूर है, ज़ाहिर है यहाँ आ रहे थे और बड़े मनसूबे थे। अब देखें उन मनसूबों पर, असल बात तो ये है कि मनसूबों पर काम हो और वो पाया तकमील को पहुँचें, और वफाकी हुकूमत के जो पहले से मनसूबे हैं उनको भी तो आप पाया तकमील तक पहुँचाएँ। ग्रीन लाइन का मनसूबा जो है वो जो इतने बरसों से चल रहा है और अभी तक वो लोगों के लिए ज़िंदगी ही अज़ाब बनी हुई है। सुरजानी टाउन से लेकर आप यहाँ तक आ जाए, नुमाइश तक, तो लोगों को सफ़र करने के लिए प्रॉब्लम है। अब आगे और खुदाई हुई पड़ी है। इस सारी सूरत हाल में असल मसला ये है कि जो प्रोजेक्ट्स वफाकी हुकूमत के पहले से चल रहे हैं उनको भी मुकम्मल करें। नए प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कितना देते हैं और ये इसका क्रेडिट कहाँ जाएगा। अच्छा, वोट तो बहुत लिए इन्होंने कराची से, सीटें तो बहुत हासिल की हैं, क्या उतना उस हुजम से जो है वो कराची को पैकेज दे रहे हैं? और असल बात फिर कि क्या ये मंसूबे पाया तकमील तक पहुंचेंगे या कराची खुदा हुआ पड़ा रहेगा और फिर ये और मसाइल। देखिए ना, ये शहीद मिल्लत रोड पर जो फ्लाईओवर वो जो बना है सारा, उस पर भी तकरीबन 1-1.5 साल लगा है और उसके बाद वो मुकम्मल हुआ है। कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा यहाँ पर पड़ रहा था, लेकिन अब सहूलत कितनी हो गई है कि आप सिग्नल फ्री हो गया पूरे का पूरा और आराम से निकल जाते हैं लोग। अगर कुछ अरसे की मुसीबत हो, ये तो बहुत पहले का है, यानी 6 साल हो गए हैं और इसका जिसको मुकम्मल होना था जल्दी ग्रीन बस के मंसूबे को, अब बहुत बड़ी लंबी शाहराह पर ये जो है प्रोजेक्ट है और धूल मट्टी हर चीज़ वहाँ पर अभी कोई चीज़ बन नहीं पाई है। खुद उनके अपने पेशावर में तो उनका अपना था ना, BRT को पूरा नहीं कर पाए हैं,
वफाकी हुकूमत के मंसूबे आ रहे हैं, मंसूबों का ऐलान आ रहा है या मंसूबे भी आ रहे हैं, तो हमें तो ये भी देखना है ना। हम कराची में रह रहे हैं तो हमें पता है कि कराची के मसाइल और पंजाब का तकाबुल क्यों शुरू हो जाता है? वो भी कह रहे हैं कि जी बिलावल, सिंध पंजाब से बहुत बेहतर है, पंजाब बहुत पीछे है, जो तिब्बी सहूलियात यहाँ पर लोगों को मिली हुई हैं। इसमें तो देखें कोई शक नहीं, हमें नहीं ये कह सकते। जितने कार्डियोवैस्कुलर के 5-6 शहरों में इतने ये जो इदारा बना है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर, दिल के अमराज के लिए 7 में बना है, टंडोरियार में बना है, सखर में बना है और कई शहरों में बना है, और उनकी बड़ी कैपेसिटी है और बहुत ज़्यादा उस पर केयरिंग भी हो रही है। अच्छा, उनकी सुपरविजन भी अच्छे, इलाज भी ठीक हो रहा है। इसके अलावा और बहुत से मराकज़ हैं। गम्बट का जो किडनी का अपना वो है, जो ट्रांसप्लांटेशन का है लीवर के, वो बहुत बड़ा मंसूबा है। यहाँ पर जो खोला गया सिंध अपना SUIT का, SUIT का मंसूबा, वो बहुत बड़ा मंसूबा है। उसमें भी सिंध गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट किया है। सिंध गवर्नमेंट ने डॉक्टर अदीब रिजवी जैसी बड़ी शख्सियत ने सारे मंसूबे को देखा भी है, उनकी नज़र में भी रहा है, और वो वहाँ पर फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं। वहाँ पर ज़ीरो कैश है, इन लोगों का इलाज जो भी होता है मुफ्त होता है। ये बहुत बड़ी सहूलतें। इस तरह की सहूलतों का मसला पंजाब में मसला हो गया। पंजाब में सरकारी अस्पतालों में अब पेमेंट हो रही है, लोगों से लिया जा रहा है। वो जो मुफ्त सहूलत थी वो ख़त्म हो गई है, ख़त्म होती जा रही है। इस तरह से लोगों के मसाइल बढ़ेंगे। चले खैर, लेकिन अभी कराची वालों के लिए खुशी की बात है, वर्जन 2 शाहराहों का इफ्तिताह होने जा रहा है और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल इफ्तिताह करेंगे और तकरीब भी शेड्यूल के मुताबिक होगी। वज़ीर आज़म अलबत्ता वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। अब अफसोसनाक ख़बर है जिस पर हम बात करेंगे। कॉमेडियन अमानुल्लाह साहब, जिनका इंतकाल हो गया काफ़ी देर से, 2018 से वो निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। गुर्दों का, फेफड़ों का उनको आर्जा लाहक था और इंतकाल कर गए। बहुत अफसोसनाक ख़बर है। वो शख्स जो कि चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरता था, वो हम में नहीं रहा और यकीनी तौर पर यह खला कभी पुर नहीं हो सकता। उन जैसा बंदा दोबारा नहीं आ सकता। उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, ना सिर्फ अपने मुल्क में, मुल्क से बाहर भी, और लोहा मनवाया है। फ़न उनमें जो था उसकी क्या ही बात थी। लगारी साहब, उनके इंतकाल के बाद जो सारा वो मामला हुआ है कि कब्र के लिए जगह ना मिलना, फिर फयाजुल हसन चौहान साहब का आना, मुदाखलत करना, और उसके बाद उन्होंने वहाँ खड़े होकर अपनी निगरानी में कब्र तैयार करवाई और बोला कि जी देखता हूँ मैं कौन आके यहाँ पे मुदाखलत करता है और इस तरह करता है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। तो ये मामला नहीं होना चाहिए था, बड़े अफसोस की बात है। अमानुल्लाह बहुत बड़ा फनकार था, बहुत बड़ा, और एक अहद सितम इस मुल्क में गुजरा है कि जनरल ज़िया का अहद सितम था, जिसमें 48,000 लोगों को चौराहों पर, जेलों में कोड़े मारे गए, जहाँ पर लोगों को सरेआम फांसियाँ दी गईं, जहाँ खौफ और दहशत फैलाई गई, जहाँ माइक के आगे लोगों का मुंह करते थे और उसको चारों हाथ पांव बांध देते थे और टिकटिकी पर चढ़ा देते थे, और हर कोड़े पर उसकी आवाज़ निकलती थी। ये किसी की चीख निकलती थी और किसी की नारे निकलते थे, किसी की गालियाँ निकलती थी। उस सितम में जब हंसना जो है लोगों के लिए ममनू होता था और खूबसूरती और ब्यूटी की तरफ देखना भी एक जुर्म होता था, खूबसूरती कागज़ पर भी क्रिएट नहीं की जा सकती थी। ऐसे ज़माने में जो एंटी जमालियात ज़माना था, ऐसे ज़माने में दुनिया को हंसाने वाला अमानुल्लाह, सही बात, उमर शरीफ और मोइन अख्तर, ये वो लोग हैं जिन्होंने लोगों को, रोते हुए लोगों को हंसियाँ दी हैं, मुस्कुराहटें दी हैं, कह दिए हैं। अमानुल्लाह कह क्रिएट करता था। अमानुल्लाह मुस्कुराहटें बनाता था। अमानुल्लाह जुमले बोलता था जो आपको हंसा कर लोट पोट कर देते थे। वो अंदर से रो रहा होता था मगर अपनी बातों में हंसा रहा होता था, खुद भी हंस रहा होता था। ये अलमिया है। जब उसकी तदफीन का वक्त आया और तक कहा गया, आप इसको आप भी कहें, मैं भी कह सकता हूँ कि उसको ये कहा गया कि ये मिरासी है इसलिए दफन नहीं हो देंगे, फिर ये भी और ये कहा गया कि ये शिया है इसलिए इसको दफन नहीं होने देंगे। 3 कब्रों की जगह मांग रहे थे। सोसाइटी वाले ने बोला कि भाई हम तरतीब से आप चलें, ऐसे नहीं हम जगह आपको दे सकते। ये सारा कुछ मामला हुआ था। लेकिन ये बातें भी चल रही हैं ना सोशल मीडिया पर कि उसको उसके किसी बिलीव की वजह से
या उसकी किसी कास्ट की वजह से, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा दहशतनाक बात कोई नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ सोसाइटी के अंदर जो एक एक्सट्रीमिज़म आया है वो अब तक मौजूद है, जिसको आपने दहशतगर्दी को ख़त्म कर दिया। अगर आपने एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म नहीं किया, अगर आपने इंतहा पसंदी को बेखौफ बुन से उखाड़ कर नहीं फेंका, तब तक ये ऐसी सूरत हाल जन्म लेती रहेगी। फिर हर दफ़ा ऐसा नहीं है कि फयाज़ुल हसन आए, चूँकि फयाज़ुल हसन जानते थे चौहान साहब अमानुल्लाह को, उनके साथ मुलाकातें भी थीं, उन्होंने उनको मुस्कुराहटें भी दी होंगी। अमानुल्लाह साहब का अपना फयाज़ुल हसन साहब का नहीं लगता है कि वो कभी हंसते भी होंगे, इसलिए कि जिस तरह वो गुस्से में रहते हैं, जिस तरह से वो बहुत ज़्यादा इश्तियाल में रहते हैं कि कभी हंसते भी होंगे। लेकिन अमानुल्लाह के लिए जाना और अमानुल्लाह के लिए कब्र के लिए अपनी निगरानी में कब्र खुदवाना और अपनी निगरानी में उनकी तदफीन कराना, ये बड़ी बात है। हमने वो फुटेज भी देखी है कि किस तरह से आदमी जो है वो आ रहा है और मना कर रहा है कि नहीं ये गलत हो रहा है और तदफीन नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर उसको जिस तरह से फयाज़ुल हसन चौहान ने रोका है। हम बहुत सी बातों से इख्तलाफ करते हैं फयाज़ुल हसन चौहान की, और उनकी तर्ज गुफ्तगू से भी हमें इख्तलाफ होता है बाज़ दफ़ा, लेकिन इस बार जो किया है, मैं अपने तौर पर मुझसे जितनी भी कोई नाराज़गी अगर मेरे दिल में थी तो मैंने साफ कर दी है। आज के बाद फिर नया हिसाब किताब होगा, जो भी उनकी तरफ से होगा उसको देखेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये उनके क्रेडिट पर है कि उन्होंने एक बहुत अच्छा जेस्चर दिया है, और इतने बड़े आदमी को, वो तमाम मुअज़्ज़िज़ीन से बड़ा आदमी था जो अपने आप को मुअज़्ज़िज़ समझ रहे थे। वहाँ जो लोग मौजूद थे उन सब बड़ा आदमी था, जिसने लाखों लोगों को हंसने का मौका दिया है और अहदे सितम में हंसने का मौका दिया है। उससे अच्छा आदमी कौन हो सकता है? बिल्कुल सही बात है। तो ये कराची वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि अब उनको फ्लाईओवर्स और 2 शाहराएँ खुली मिलेंगी और ज़बरदस्त कार्पेटेड रोड बने हुए मिलेंगे, जहाँ पर वो सुकून से, आराम से, बग़ैर किसी खड्डे के, वो जो बम्पी रोड्स होती हैं वो भी बड़े मसाइल का बायस होती हैं, गाड़ियों में नकाइस हो जाते हैं, लोग परेशान होते हैं। लेकिन अब उन सब चीज़ों से जो लोग यहाँ के रिहायशी हैं, जिनका रोज़ाना का ये काम है कि इन फ्लाईओवर से गुजरेंगे, इन शाहराहों से गुजरेंगे, उनके लिए अलबत्ता आसानी हो गई है। जी लगारी साहब, मेरे ख्याल में अच्छा है कि ये मंसूबे जो हैं सखेसन पर, 5 स्टार चुरंगी पर, KDA के, ये 3 नार्थ नाज़िमाबाद में हैं, और सखेसन का फ्लाईओवर जो है अगर वो खुलता है और वहाँ से ट्रैफिक गुजरता है, ये तो वैसे तो ग्रीन बस इसके लिए, बसों के लिए था, ग्रीन बसें जब भी हैं, लेकिन अगर इस पर ट्रैफिक चलेगा, अगर ये शुरू हो जाता है तो बड़ी हद तक ट्रैफिक का बोझ ख़त्म हो जाएगा। और ये 2-3 जो फ्लाईओवर हैं, तीनों फ्लाईओवर सखेसन का, 5 स्टार का, ये अभी इतना नहीं है कि वो फंक्शनल हो जाए, अभी इस पर काम होगा और काम करने के बाद इसको फंक्शनल किया जाएगा। देखना ये है कि ये कब मुकम्मल होता है, क्योंकि इसके नीचे जो फ्लाईओवर्स के नीचे वाला रोड जो है बहुत ख़राब हालत में है, और अगर कोई आ रहा है आयशा मंजिल से और आप वहाँ पहुँचता है 5 स्टार चुरंगी पर, और उसके बाद जो है वो मुड़ता है सखेसन की तरफ, तो उसको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर शादियों के दिनों में यहाँ बड़ी पार्किंग होती है, और शादियों के मौसम में यहाँ पर लोगों को रोड पर भी पार्किंग नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर लोगों को गुजरना भी होता है। अब यहाँ से फासला तय करने में बड़ा वक्त लग जाता है, लोग बड़ी मुश्किलात का सामना करते हैं। KDA चुरंगी के पास बहुत बड़ा रश रहता है हमेशा, और वहाँ पर ट्रैफिक का मसला संगीन होता है। तो ये एक लेकिन चले खैर अच्छी बात यह कि अभी ये इफ्तिताह कर दिया गया है, फंक्शनल होने में भी मेरा नहीं लगेगा, जल्दी फंक्शनल भी हो जाएगा, उनके शहीद मिल्लत भी आखिरकार खुली गया, तो ये भी इंशाल्लाह खुल जाएंगे और आवाम के लिए फिर आसानी होगी सफ़र करने में। लगारी साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन इंशाल्लाह कल फिर से इजाज़त दीजिए, कल फिर से मुलाकात करेंगे, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।